आदाब नाजरीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मारा गया हिज़्बुल मुजाहिदीन का आला कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम। रावलपिंडी में हमलावर ने बशीर को नजदीक से मारी गोली। 4 अक्टूबर को बशीर अहमद को UAPA के तहत हिंदुस्तान ने दहशतगर्द दिया था करार। जम्मू कश्मीर में जमीनें खिसकने और घरों के घर तबाह होने के वाकयात। रामबन के दिलवा टक्सर सिंगलदान में गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार जमीन खिसकने के वाकयात से अब 16 घर मुकम्मल तौर पर तबाह। दर्जनों घरों को खतरा लाहक। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामला। 8 रियासतों में 70 से जायद मकामात पर NIA के छापे। तुर्की और शाम में जलजले के ताजा झटके। कम से कम 3 हलाक। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 दर्ज की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, हिज़्बुल मुजाहिदीन का आला कमांडर मारा गया है। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम रावलपिंडी में मारा गया है। हमलावर ने बशीर को नजदीक से गोली मार दी। रावलपिंडी में दुकान के बाहर गोली मारी गई है। 4 अक्टूबर को आपको बता दें बशीर अहमद को मरकज ने दहशतगर्द करार दिया था। UAPA एक्ट के तहत बशीर को दहशतगर्द करार दिया गया था। बशीर का ताल्लुक कुपवाड़ा से है। तो बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं। हिज़्बुल मुजाहिदीन का आला कमांडर मारा गया है जिसका नाम बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम है। रावलपिंडी में बशीर को मारा गया है। हमलावर ने बशीर को नजदीक से गोली मारी। रावलपिंडी में दुकान के बाहर ये गोली जो है मारी गई है 4 अक्टूबर को। हालांकि आपको बता दें कि बशीर अहमद को मरकज ने दहशतगर्द करार दिया था UAPA एक्ट के तहत। आपको बता दें कि बशीर का ताल्लुक कुपवाड़ा से था। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त जुड़ चुके हैं। हिज़्बुल मुजाहिदीन का आला कमांडर मारा गया है जिसका ताल्लुक कुपवाड़ा से है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, अगर हम बात करें एक दर्द सर था ये सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। हालांकि यहाँ पे भी कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे इसको मार गिराने के लिए, लेकिन ये किसी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने में कामयाब हुआ था और वहां से ही अब ये ऑपरेट कर रहा था। लेकिन कल शाम का वाकया बताया जा रहा है कि किसी नामालूम बंदूक बरदार ने रावलपिंडी में एक दुकान के बाहर इसको गोली मारकर हलाक कर दिया है। यहाँ पे अगर इस बशीर अहमद पीर की उर्फ इम्तियाज आलम जिनका नाम है और उर्फ हाजी के कोड से ये ज्यादा जाने जाते थे, यहाँ पे इनका मिलिटेंसी को रिवाइव करने में काफी बड़ा हाथ रहा है। यहाँ पे हालांकि बीच में ये थोड़ा ट्रैक से हट गए थे, जो मिलिटेंसी का ट्रैक है उससे थोड़ा हट गए थे और अपने ही आकाओं के खिलाफ जो है इन्होंने एक मुहिम चलाई थी जिसके चलते इनको पाकिस्तान में भी चंद एक दिनों के लिए जेल में रखा था। लेकिन उसके बाद ISI की सिफारिश के बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया और इस टाइम इनको एक बहुत अहम मिशन जो है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि मुनज़्ज़ा सबको पता है कि जो हिज़्बुल मुजाहिदीन है या लश्कर है या जैश मोहम्मद है, इनकी जो टॉप कमांडर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। सक्सेसफुल सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो पिछले 3 साल में यहाँ पे हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो ऐसे में एक गैप, एक खला पैदा हो गई है जो टॉप लीडरशिप है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। तो बशीर अहमद को 2 टास्क दिए गए थे पार। एक तो वहां वो रिक्रूटमेंट का काम भी करते थे, लॉन्चिंग का काम करते थे वहां पे। इनफैक्ट जो वहां पे जो मिलिटेंट्स बनते हैं ट्रेन होके उनको यहाँ भेजने का उनका काम था। दूसरा जो सबसे अहम टास्क उनको ISI की तरफ से दिया गया था वो ये था कि जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे लश्कर तैयबा है, चाहे जैश मोहम्मद है या फिर हिज़्बुल मुजाहिदीन है, इनके ज्वाइंट ऑपरेशंस करने का, इनको यूनाइट करने का एक टास्क
दिया गया था बशीर अहमद को, जिसके ऊपर ये काम अभी कर ही रहे थे कि कल इनको गोली मारकर हलाक कर दिया। अब यहाँ पे ये बात भी बताना काबिल जिक्र है कि जो 2017 में जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा, शायद आपको याद होगा, वो मारे गए थे। जाकिर मूसा, बताया जाता है कि उनके मरने के पीछे पे भी किसी न किसी तरह से बशीर अहमद का हाथ है, क्योंकि बशीर अहमद के साथ उनके इख्तलाफात थे। क्योंकि बशीर अहमद का जो बशीर अहमद की जो आइडियोलॉजी थी, ये थोड़ा डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। ये खिलाफत का ज्यादा पैगाम दे रहे थे लोगों को, और ज्यादा हार्डकोर जो इसमें एलिमेंट्स हैं मिलिटेंसी में, और उसकी ओर इनका ज्यादा झुकाव रहा है। तो मतलूब थे, यहाँ पे भी एजेंसीज को मतलूब थे, पाकिस्तान में भी काफी टाइम तक ये मतलूब थे। 4 अक्टूबर को ही इन्हें हाल ही में मिलिटेंट दहशतगर्द करार दिया गया था, और काफी तलाश इनकी जारी थी। लेकिन बहरहाल जो सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे जो उनके ऑपरेटिव्स हैं, वो डिटेल अभी सामने आएगी कि जिसने इन पे हमला, जिसने इनको हलाक किया है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन अभी जो यही खबर है कि ये सबसे बड़ी खबर यहाँ अपने नाज़रीन को देते चलें कि जो बशीर अहमद पीर कुपवारा से जिनका ताल्लुक था, जिनको उर्फ आम में हाजी कहा जाता था यहाँ पे, और काफी सक्रिय थे पिछले तकरीबन 15 सालों से मिलिटेंसी को रिवाइव करने का टास्क उनको इस टाइम मिला हुआ था। उनको कल शाम को रावलपिंडी में नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। जी मुनव्वर। परवेज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको, गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामला है। एनआईए के छापे 8 रियासतों में एजेंसी ने छापे मारे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, वहीं गुजरात में भी छापे मारे गए हैं। 70 से ज्यादा मकामात पर एनआईए ने छापे मारे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले से जुड़े हुए एनआईए ने 8 रियासतों में छापे मारे हैं। पंजाब में छापे मारे गए हैं, वहीं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात में भी एनआईए ने छापे मारे हैं। 70 से ज्यादा मकामात पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। ये तमाम तर छापे गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामलों से जुड़े हुए हैं। तो 70 से ज्यादा मकामात पर ये छापे मारे गए हैं। 8 रियासतों में 70 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे गए हैं एनआईए की तरफ से। पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, वहीं एमपी, राजस्थान और गुजरात में भी एनआईए ने गैंगस्टर और टेरर फंडिंग मामलों में, इन केसेस में छापे मारे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कई मकामात पर 70 मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है। और ये तमाम तर छापे जो है, ये टेरर फंडिंग मामलों को लेकर के, ये गैंगस्टर मामलों को लेकर के ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। 8 रियासतों की हम बात करें, यहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में एनआईए ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। आगे बढ़ते हैं, तुर्की और शाम अभी तक मातम की सफ़ें बिछी हुई। 6 फरवरी के जलजले से अभी दोनों मुल्कों को उबरने में वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच तुर्की और शाम में जलजले के मजीद झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। बीती शब आए ताज़ा जलजले में 3 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 दर्ज की गई है और इसका मरकज जनूबी तुर्की का सूबा हेटे है। वहीं जम्मू कश्मीर में जमीनें खिसकने और घरों के घर तबाह होने के वाकयात में होने वाला इजाफे ने जहां एक जानिब माहिरीन को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। जिला डोडा के ठाठरी के बाद ताज़ा मामला जिला रामबन के दिलवाड अक्सर सिंगलदान में गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार जमीन खिसकने से अभी तक 16 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और दर्जनों घर इसकी जद में आने का खतरा लाहक है, जिससे एक पूरी बस्ती उजड़ गई है। लोगों ने घर तबाह होने से आर्जी तौर से टेंटों में पनाह लिए हुए। मुतासरीन के लिए
ये सान्हा किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है कि अचानक एक रात में ही उनके घर उजड़ गए और वो खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर है। हमको पता चला मकान हिलने लगा तो हम भागे बाहर, जो जितने भी मकान वे स्लाइड में चले गया। कुछ सामान हमने निकाला और कुछ थले आ गए। परिवार में कोई 10 हैं, कोई 8 हैं, कोई 9 हैं। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट के से हम अर्ज करते हैं कि हमारे लिए कहीं ठिकाना बनाए। डीसी साहब ने बोला जी उधर आगे जंगलात वालों के पास उधर टेंट लगाओ। उधर हम टेंट लगाए हमने। हमारे पास माल है, उसको लेकर कहाँ जाएंगे। बस्ती को जो है पूरी तरह से इस पसी ने अपनी लिया हुआ है। जो उनके पास था वो उन्होंने किया। टेंट वगैरह जो है उन्होंने अभी तक हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में लगवाए भी हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इस वक्त इनके घर सब चीज़ें जो हैं वो उजड़ चुकी हैं, आशियाने इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो इनके पास लैंड वगैरह थी वो भी बह चुकी है इस पसी में। तो ना इनका कोई ठिकाना अब रहा है, ना इनके पास कोई और खाने पीने की कोई व्यवस्था मौजूद है। तो इस सूरत में मैं लोकल लेवल पे भी पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम से ये गुजारिश करूँगा कि वो लोकल लेवल पे भी इन लोगों की मदद। तो बहुत नुकसान हो गया। यहाँ के जो गुजर बस्ती हमारी थी ये सारी बेघर हो चुकी है। तो इसलिए जामिया से गुजारिश है कि इनके लिए कोई बंदोबस्त ठीक तरीके से किया जाए, और बाकी अवाम से भी अपील करते हैं हम कि वो भी इनकी कोई मदद करें ताकि इनका कोई सहारा बन सके। अब कोई टेंट शेंट लगाए हैं इधर फॉरेस्ट लैंड में, तो वो भी आर्जी है। ऊपर से मौसम की भी ख़राबी है। अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर इनका रहना बहुत मुश्किल है, और इनको खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम अभी नहीं है। जो रिलीफ केसेस हैं उसके लिए मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप इमीडिएटली जो है वो रिलीफ केसेस जो है वो प्रोसेस करें, ताकि 1 रूम बेस्ड जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं, ताकि हम इन्हें टेंट से उनमें शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहेबिलिटेशन का जो हम जियोलॉजिकल जो टीम है ईदर फ्रॉम IIT जम्मू और फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट आएगी। इन द मीन टाइम मैंने रेलवेज वालों को भी लिखा है, बिकॉज दे हैव आल्सो द रिक्विजिट एक्सपर्टाइज। वो आके देखेंगे कि एक्टिविटी क्या, बट इट लुक्स टू बी जियोलॉजिकल इवेंट्स होते रहते हैं। वी आर इन अ जोन विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट यंगेस्ट माउंटेन्स। ऑलरेडी हमने 33 kV लाइन बंद कर दी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कश्मीरियत, इंसानियत और ईमानदारी की एक मर्तबा फिर देखने को मिली। गुलमर्ग के कंगडूरी में मुर्तजा महराज नामी एक लड़के को स्की के दौरान रास्ते में 1.5 लाख का आई मोबाइल फोन मिला, जो नेपाल से ताल्लुक रखने वाले एक सयाह का था, लेकिन ये सयाह नेपाल लौट गया था। इसके बावजूद इस सयाह को यह कीमती फोन वापस लौटाया गया। वाज़ेह है कि मुर्तजा महराज ने स्की के दौरान इस कीमती फ़ोन को उठाया, उसके फ़ौरन बाद अपने वालिद महराजुद्दीन के हवाले किया, जो गुलमर्ग में ही महकमे सयाहत में बतौर स्की पेट्रोलिंग माहिर तैनात है। महराजुद्दीन ने फ़ौरन इस फ़ोन से मुतल्लिक़ जानकारी महकमे सयाहत को वेबसाइट पर अपडेट की और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर किया। नेपाल के सयाह ने महकमा सयाहत की वेबसाइट पर मोबाइल पर अपना दावा किया और मोबाइल को गुलमर्ग में अपने एक दोस्त के हवाले करने को कहा। नेपाल से अपने एक वीडियो मैसेज में सयाह ने मुर्तजा और उनके वालिद की ईमानदारी और कश्मीरियत की सराहना की और वो काफ़ी मुतासिर भी हुए। उन्होंने कश्मीरियों की इंसानियत, कश्मीरियत और ईमानदारी की सताइश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो अगले साल इस लड़के को तोहफा भी बतौर एजाज देंगे। मैं परसों चेलेफ्ट से कंगडोरी आ रहा था। मैंने चेलेफ्ट पे iPhone 11 Pro Max उठाया, फिर मैंने बाबा को दिया। वो स्की पेट्रोल में काम करता है। फिर उसने कश्मीर टूरिज्म एडवेंचर पे पोस्ट किया। हमें एक रिप्लाई आई, वो नेपाल का था कोई जिसका वो फ़ोन था, और मेरे बाबा ने उसके फ्रेंड को दिया और वो उस तक पहुंचाएगा, नेपाल तक। भाईजान, आपका नाम है मुर्तजा महराज। प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, पर इट्स ओके। Thank you so much for finding my phone there and giving back to Mustafa sir. I really appreciate your kindness and I'm really grateful to your kindness. शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली साल आएंगे तो हम मिलेंगे। और मैं थोड़ा नेपाल की तरफ से गिफ्ट भी लाऊंगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 100 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। नार्को टेररिज्म केस में एसआईए की कार्रवाई हुई है। एसआईए के कई अजला में छापे हुए हैं। बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में एसआईए के छापे हुए हैं। बडगाम और सोपोर में भी कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। तो नार्को टेरर के हवाले से एसआईए ने कई मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी है। जम्मू कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में छापे मारे गए हैं। बडगाम और सोपोर में भी कई जगहों पर एसआईए ने छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। नार्को टेरर के हवाले से आपको बता दें, ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कई मकामात पर नार्को टेरर के हवाले से एसआईए ने छापे मारे हैं। मजीद तफसीलात बताएं। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो एसआईए है, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, तो उनके जो छापामार कार्रवाई है वो इस वक्त जारी है। और ये पूरे कश्मीर के अजला की अगर हम बात करेंगे, जैसे बारामूला, अनंतनाग, सोपोर, पुलवामा या बडगाम या फिर जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर आता है, तो वहां पर ये छापामारी जो है इस वक्त जारी है। और अनंतनाग की बात करेंगे तो अनंतनाग में अक्कड़ इलाका है, तो वहां पर ये छापामार कार्रवाइयां जो है वो जारी है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये नार्को टेरर रिलेटेड जो छापामारी है वो अंजाम दी जा रही है और पुलिस ने पहले ही इस पर शिकंजा कसा हुआ है और जो सख्ती की जा रही है इस हवाले से, तो काफी इसमें केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। तो उन केसेस की बिना पर जो पुलिस स्टेशन है अजला के वादी के, तो वहां पर मुख्तलिफ अजला में ये एफआईआर जो है वो दर्ज किए गए हैं। तो उन्हीं की पादाश में ये जो अभी छापामार कार्रवाइयां है वो जारी है और रेड्स डाले जा रहे हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जो एफआईआर ऑलरेडी दर्ज किए गए हैं, तो उस हवाले से जो तहकीकात है उसको इख्तिताम पजीर किया जाए या उस तहकीकात में मजीद जो है वो सूरत लाई जाए। और फिलहाल कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो रेड्स हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर डाले जा रहे हैं और लीड्स जो है पुलिस या एसआईए की अगर हम बात करेंगे तो वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों में जो है वो शिद्दत लाई जाए। और जिस तरह से डीजीपी ने पहले ही कहा था कि जो ये नार्को टेरर है, तो ये जो टेररिज्म है, आम दहशतगर्दी है, तो उससे बड़ा संगीन जुर्म है और इस पर कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से जो मजीद कार्रवाइयाँ है वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पूरे जो ये अजला है, जैसे बारामूला, अनंतनाग, सोपोर, पुलवामा या बडगाम, जिस तरह से आपने कहा कि वहां पर ये रेड जो है वो अभी भी जारी है और मजीद तफसीलात का हमें इंतजार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, और इससे पहले भी नारकोटिक्स के हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के नारकोटिक्स के हवाले से सूरत हाल बने हुए हैं काफ़ी तशवीशनाक है और इस पर जो है शिकंजा कसने की बहुत कोशिशें पहले से ही की जा रही हैं।
बिल्कुल मुनज़्ज़र है कि जिस तरह से अगर ग्राफ देखा जाए माजी के मुकाबले में जो ये दहाई है तो काफ़ी तशवीशनाक हद तक बढ़ गया है ये नार्को टेररिज्म, और लगातार जो नौजवान नस्ल है वो इसमें मुलवस हो रही है। जो ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे, हालांकि पुलिस की काफ़ी कोशिशें रही है, जो NDPS केसेस वगैरह है तो उसमें भी सूरत लाई गई है, और ये भी बात चली है कि जो जायदाद वगैरह है उसको जब्त किया जा रहा है जो इस ट्रेड में मुलवस है, या फिर उनको PSA लगाया जाता है जो ड्रग पेडलर्स वगैरह है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, और जिस तरह से लगातार हमारी जो मुतलकीन है या सिविल सोसाइटी से बात होती है तो उनका ये कहना है कि इस वबा को जड़ से ख़त्म करने की इंफरादी सतह, इंफरादी नौइयत के इकदाम उठाने बहुत ज़रूरी है। खाली हमें पुलिस पर या जो दीगर एजेंसीज है उन पर ये बोझ नहीं छोड़ना है, उन पर ये काम नहीं छोड़ना है। हर एक फर्द को उठ खड़ा होना है, चाहे समाज के जो मुख्तलिफ तबकात है, उलमा किराम है, रिलीजियस फिगर्स है, तो उनको इस हवाले से बात करनी होगी, और तब जाके ये जो संगीन नौइयत अख्तियार कर चुकी है ये वबा, इसका खात्मा मुमकिन हो सकता है। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अभी तक जो है नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, नौजवान की नस्ल जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद इस लत में मुब्तला हो गई है, जो कि तशवीशनाक बात है अभी पूरे कश्मीर की अगर हम बात करेंगे। बिल्कुल मुदस्सिर, और सबसे ज़्यादा जो ड्रग यूज किया जा रहा है और जो ड्रग अब्यूज़ देखा जा रहा है हीरोइन का, और इस वजह से जो है लोग जो बच्चे हैं, यूथ है ख़ास तौर से, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और इंजेक्शन के हवाले से भी जिस तरह से इंजेक्शन यूज़ किया जा रहा है हीरोइन के लिए, वो भी एक तशवीशनाक हद तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेमना में बह रही नदी अक्सर यहां के बाशिंदों के लिए खतरा पैदा करती है, और माजी में कई मरतबा इस नदी के बांध टूटे और लोग सैलाब से मुतासिर हुए। गुज़िश्ता बरस भी यहां नदी का बांध टूटा और कई घर सैलाब की जद में आए थे। हालात को मद्देनजर रखते हुए इक़दाम उठाया और बांधों की मरम्मत करना शुरू की, मगर मकामी लोगों का कहना है कि जिस तरह से काम होना था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो काम सुस्त रफ्तारी से जारी है और साथ ही जहां कमजोरी है उसे भी ठीक नहीं किया गया। उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि अगर बारिश ज्यादा हुई तो नदी में पानी का बहाव बढ़ेगा और उनको खतरा लाहक हो सकता है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे आबिद हुसैन ने जब यह मामला मुतल्लिका हुकाम के सामने रखा तो इरिगेशन महकमे के AEE उमर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ही फीसद फंड्स वागुजार हुए और इन फंड्स की बुनियाद पर ही काम किया जा रहा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त में कमियां पूरी की जाएंगी। में यहाँ पर ड्रेजिंग स्टार्ट हुई तो तब से अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें एक तो ड्रेजिंग इनकम्प्लीट है, बंड में बहुत सारे जगहों पे अभी ड्रेजिंग पूरी नहीं हुई है। JCP इन्होंने लगाया, जो कनाल से हमने मिट्टी उठाई वही बंड पे रख दी। एक तो हमारा रोड डैमेज हुआ, रोड कुछ यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, रोड चलने में बारिश थोड़ी गिरती है तो चलना बहुत मुश्किल होता है। यत गम गई बड़ बखूबी वनकस यपर रोजमर्रा ऑफिसर यह तम वन तम हिसाब गन बंडन कम कहें तिज ये वोत पत्मो 2 रेतों पे कम चलान, मगर मंजबाग कर मंजबाग कुन जाए थवान अति अस खदश बसान बेमनिस खुमानी चौकस खास कर अंदर साइड अस बसान अगर यथ मज ज्यादा रूद पे तिज मौसम रूद टाइमस में डिमांड बिल्कुल जानुइन है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो हमारा अप्रूव नहीं हुआ है। हमारा सिर्फ मीगर अमाउंट 10% ऑफ शेयर मिला है। हमारे चीफ इंजीनियर ने क्लियर डायरेक्शन दी जो वनरेबल स्पॉट है, वीक स्पॉट्स है, उनको अब रेस्टोर करें। हमने एक मीटिंग की जिसमें हमने देखा कि हम पॉसिबिलिटी कितना स्ट्रेच इसको एक्सटेंड करें ताकि ये जो बेमना एरिया ये फ्लड जोन से बच जाए। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने इस साल हज को सस्ता करने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के कदम का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा कि इस साल हज करने वालों को तकरीबन 1 लाख रुपए कम अदा करना होगा। इस साल जम्मू कश्मीर से 10,000 से ज्यादा आजमीन हज का मुक़द्दस सफर करेंगे। पासपोर्ट या दीगर मसाइल का सामना कर रहे आजमीन श्रीनगर के हज दफ्तर पर राब्ता कर सकते हैं। सफीना बेग ने कहा कि 70 साल से जायद उम्र के आजमीन को हज के लिए तरजीह दी जाएगी, जबकि 45 साल की उम्र की खवातीन बगैर महरम के ग्रुप्स में हज कर सकती हैं। 4 खवातीन का ग्रुप बगैर महरम के हज का सफर कर सकती हैं। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि जो VIP कोटा है वो तो ख़त्म हो गया, ये सबसे बड़ी तब्दीली है। दूसरी तब्दीली है ये कि आम लोग जो हैं उनको मुश्किल होता था श्रीनगर आना, मतलब कुपवाड़ा हो गया, अनंतनाग हो गया, इवन जम्मू। अब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म जो है वो फ्री है। पहले 300 रुपया उनको फ़ीस भरनी पड़ती थी, प्रोसेसिंग फ़ीस।
उससे मज़ीद ये है कि जो बड़ी चेंज मैंने देखी वो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज किया हो, लेकिन सपोज़ उसके स्पाउस ने ना किया हो, लेडीज़ की बात करनी हो, तो वो इन दैट केस जो है वो जा सकते हैं उनके साथ, महरम जा सकते हैं उनके साथ। आपके थ्रू मैं अपील करती हूँ कि 10 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, तो अभी से ऑनलाइन जो जाना चाहते हैं इस मुक़द्दस सफ़र के लिए वो अपने फार्म भरें, और अगर किसी को पासपोर्ट में कोई इशू आता है तो हमारे ऑफिसर्स को यहाँ आके करें ताकि हम एक्सपेडाइट करें उनके इस मसले को, अगर इनके पासपोर्ट का कोई इशू है किसी जगह पर। तो अच्छी बात है अगर यहाँ सेंटर्स इन्हें खोले हैं, काउंसलिंग सेंटर्स, तो ये ईजी हो जाएगा लोगों को यहाँ से अंडरस्टैंड करने में। एंड इनने कुछ मैंने सुना है फॉर्म्स का भी जो फ़ी है वो डिडक्ट कर दिया। हाँ, VIP कल्चर तो बहुत अच्छा है, ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज यहाँ रिलीजियस के पास कोई VIP कल्चर नहीं है, तो है ही नहीं। जब मरता है इंसान तो वहाँ कोई VIP या कोई आम तो है नहीं, तो अच्छा है जब जो एक जैसे एक आम आ रहा है वैसे VIP भी जाना चाहिए। हर एक अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि कम से कम एक बार हज करें, तो इस समय आज के जो दौर में जो गवर्नमेंट ने ये इसमें रिलैक्सेशन दी है, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। तो एक तो उन्होंने जो इसमें रिलैक्सेशन दी है रकम के हवाले से, पैसे के हवाले से, ये तो मोस्ट वेलकम है। उसके बाद जो और फैसिलिटीज़ हैं जो हम देखते हैं वहाँ सऊदी अरब में जो अदर कंट्रीज़ के लोगों को होती है, तो उनकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक विशाल देश है, यहाँ से भी लाखों की तादाद में ज़ायरीन जाते हैं। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।